जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज बात करने वाले हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रसिया वर्सेस यूक्रेन की। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो कम से कम 2 नंबर करंट अफेयर के अंतर्गत यहीं से पूछा जाएगा। और आज हम इसके बारे में ऐसा बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो बड़े ही रोचक ढंग से आपको बताने वाले हैं कि आपका नंबर कैसे बिल्कुल क्लियर होगा और रसिया वर्सेस यूक्रेन का जो विवाद है वो भी आप समझ सकते हो। और इसके साथ साथ इसका इफेक्ट क्या भारत पर पड़ने वाला है और भारत इसके लिए क्या जरूरी कदम उठा सकता है, और इसके साथ साथ इसका लाभ रसिया कैसे उठाएगा और इसका यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद चाइना हमारे साथ क्या धोखेबाजी कर सकता है। इन सभी चीजों को बात करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रसिया कितना पावरफुल है, फिर यूक्रेन की पावरफुल कितना है, ठीक है, उसकी मिलिट्री पर बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ हम इन सभी को जो नाटो सदस्य हैं उन नाटो को कंबाइन करके बताएंगे कि आखिरकार कौन ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, जो हमारा रसिया है और यूक्रेन है ये दो एक समय में साथ में ही हुआ करते थे। फिर जब यूएसआर जो हुआ करता था, मतलब हमारा रूस, वो 15 देशों में टूट गया जिसमें एक देश बना यूक्रेन। और यूक्रेन जो है 1991 तक, अभी जब तक 1991 था तब तक एक रसिया का संगठन कार्य करता था। ठीक है, तो उसमें यूक्रेन साहब कार्य करते थे, मतलब उसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कंडीशन कहां फंस गई कि उसके बाद में 2014 समय आया, उसके बाद रसिया और यूक्रेन दोनों में फिर से एक लड़ाई झगड़ा हो गया। तो 2014 में रसिया ने यूक्रेन को बकायदे मार दिया और उसके बाद इसकी एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया, और क्रीमिया को उसने क्या किया, अधिग्रहित कर लिया। तो रसिया यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और इसका ही एक देश है क्या, यहाँ पर यूक्रेन, उसका पड़ोसी देश है। उसका पड़ोसी देश है बेलारूस। दोनों पड़ोसी देश हैं। देखो कैसे समझ सकते हो कि जैसे ये है हमारा बेलारूस, ये है हमारा रूस, और उसके बाद ये है हमारा यूक्रेन। तो बेलारूस जो कि इसके रूस के साथ में है, वो चाहता है कि रूस के संदर्भ में रहूं और रूस के साथ हमेशा मैं फलू फूलू, और इसीलिए ये अपने संपूर्ण भूमि को यूज करने के लिए रूस को दे रहा है। लेकिन ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है, अमेरिका को। अमेरिका का चाहता है कि ये जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो जाए। पहले नाटो के बारे में जान लीजिए, नाटो क्या है। देखो, नाटो एक संस्था है। क्या है? संस्था है। एक प्रकार कह सकते हो ये एक संगठन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यही है नाटो। नाटो में होता क्या है कि इसमें की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। 30 हुआ कैसे है कि इसके जो 27 देश हैं वो हो गए हैं हमारे इसमें यूरोप से, उसके बाद 2 हो गया है हमारा उत्तरी अमेरिका से, उसके बाद 1 हो गया है यूरेशिया से। ठीक है, इस प्रकार से मिलकर से 27 देश हो गए हैं। नाटो के बारे में भी क्वेश्चन दिए जा सकता है कि नाटो की जो वो है उसका मुख्यालय कहाँ हो सकता, मतलब कहाँ है। ठीक है, तो उसका याद रख लीजिए कि ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसकी मौजूद है। ठीक है, जो कि यूरोपीय कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, हम ये मैप इसलिए बताया है दोस्त कि जो इसकी पूर्णतः जो कहानी है वो आपको मैप के थ्रू बता दूं, जिसके तहत आपके लिए बिल्कुल सरलता हो कोई चीज समझने में। ठीक है, तो इसमें एक चीज है कि रूस जो है अभी नाटो का सदस्य नहीं है, अमेरिका इस नाटो का मेन है। ठीक है, नाटो का मेन है, और इसकी जो वाशिंगटन डीसी में इसका एक प्रकार से कह सकते हो अमेरिका इसकी देख रेख करता है, लेकिन इसकी ब्रुसेल्स जो की जगह है बेल्जियम के अंतर्गत, वहां इसका संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, नाटो से क्वेश्चन आ सकता है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 30 देश हैं, उसमें अभी हमारा यूक्रेन शामिल नहीं हुआ है। देखिए, रूस को आपत्ति इस बात से है इसकी यूक्रेन से, क्योंकि अगर रूस के बात को ना मानकर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो का एक रूल है कि अगर नाटो के अंदर कोई भी देश आ गया, ठीक है, कोई देश आ गया, तो अगर उस देश के ऊपर इन 30 देशों के अंतर्गत कभी भी युद्ध होता तो कोई नहीं बोलेगा, कोई केवल अपना 2 देश जानेंगे। लेकिन अगर इन्हीं देश के अंदर, मतलब नाटो के सदस्य के अंदर कोई भी नाटो से बाहरी देश आकर आक्रमण करता है तो संपूर्ण 30 देश मिलकर उसका क्या करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब उस विपक्षी देश के प्रति अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी यूक्रेन क्या हुआ है, शामिल नहीं हुआ, लेकिन होने जा रहा है। होने से क्या है कि अगर रूस कह रहा है कि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो पर, तो नाटो की जो एक संयुक्त सेना का गठन किया गया है वह भी जाकर कहीं ना कहीं से यहाँ पर युद्धाभ्यास करेंगे। अब 30 देश बिल्कुल एक तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल एक संगठित हो जाएंगे, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। अमेरिका के भी सैनिक आएंगे। अब बात तो समझिए क्या है,
अमेरिका से क्यों इसमें ज्यादा डर रहा है रूस? मतलब डरना इसलिए है क्योंकि वो युद्ध से नहीं डर रहा है, वो युद्ध तो करना ही चाहता है क्योंकि ये शामिल ना हो। वो डर इस प्रकार से रहा है कि ये नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर कहीं आ गया तो यह क्या करा देगा, रूस के अंदर विद्रोह करा सकता है, आंतरिक विद्रोह। और इसी का परिणाम है कि जो 15 देशों में हमारा यूएसआर टूट चुका था। हमें ध्यान रखना है कि भारत का जो पक्ष है वो सदा रूस के साथ जाता है, लेकिन विश्व की दो बड़ी महाशक्तियां आपस में जंग करने को तैयार है। एक है अमेरिका। देखिए अमेरिका कैसे आता है, अमेरिका नाटो का बिल्कुल हेड है, बिल्कुल हेड है, ठीक है, उसके ही देखरेख में संपूर्ण चीज होता है। तो अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि तुम यूक्रेन साहब आ जाओ। अगर यूक्रेन आ जाता है तो भविष्य अपनी सेना को यहाँ पर वो भेज सकता है, देख रेख कर सकता है, कोई भी बहाना नहीं करा सकता है। और अभी शामिल नहीं हुआ है यूक्रेन, इसीलिए रूस कहता है कि अगर अभी तेरे को मैं मार के गिरा दूंगा तो तेरे पीछे 30 देश नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर मैं तेरे को थोड़ा भी देरी कर दूंगा तो शामिल हो जाएगा, फिर मैं मारूंगा, उसके बाद मुझे एक साथ में 30 देशों से लड़ना पड़ेगा, जो कि उसके लिए थोड़ा हानिकारक है। वर्तमान में स्थितियां ये हो चुकी हैं कि अमेरिका ने एक बिल्कुल सख्त निर्देश जारी कर दिया है अपने लोगों को कि जितने भी लोग यूक्रेन, बेलारूस आदि आसपास देशों में है और खासकर यूक्रेन में है, वो सभी लोग देश छोड़कर यहाँ पर आ जाए अपने देश में। ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है, उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड है बगल में, उसने भी कह दिया है, उसके बाद में हमारा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भी कह दिया, ठीक है, ये सभी देश, बड़ी बड़ी नॉर्वे ने भी कह दिया है। इस प्रकार से बड़े बड़े जो देश हैं काफी अपने आप को जो लोगों को लाभ देना चाहते हैं कि उनके हानि ना पहुंचे अपने नागरिकों को, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर यूक्रेन तुम छोड़ दो। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी यानी कि हमारा जो वैलेंटाइन डे आने वाला उसके 2 दिन बाद, ये तो अगले हफ्ते में रूस यूक्रेन के ऊपर युद्ध घोषणा कर सकता है, बिल्कुल शुरुआत कर सकता है। और युद्ध होगा तो दोस्त मजाक मत मानो, ये पूरा विश्व युद्ध बन जाएगा। विश्व युद्ध आपको लोगों ने जाना होगा, अगर नहीं जानते भविष्य में आने वाली वीडियोज रहेंगी हमारी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जहां मैं बताऊंगा कैसे एक छोटे से देश में नाजीवाद का उदय हुआ और संपूर्ण विश्व को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। और उसके बाद एक मतलब बहुत तगड़ा घातक युद्ध हुआ। जस्ट उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें आपने देखा है कई बार मतलब परमाणु बम देखने को मिला, दुनिया का सबसे घातक हथियार, जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए, ठीक है। उसके बाद जापान की कमर बेचारे की टूट गई, फिर यही सब हो रहा था समय के साथ, ठीक है। तो अब सभी लोग ये सोच रहे हैं कि युद्ध ना हो। भारत से भी यूक्रेन की मदद मांगी गई है कि जिसके तहत भारत इन दोनों देशों के बीच होने वाले युद्ध को समझाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों देशों में कट्टरता ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजन उसका ये है कि यूक्रेन के अंदर ये रूस भी थोड़ा गलत करता है, यूक्रेन के अंदर कुछ अलगाववादी संगठन कार्य करता है, रूस उसका खुल के समर्थन खैर नहीं करता है, लेकिन उसके विरोध में कुछ नहीं कहता है। मतलब कि अलगाववादी जितने भी लोग हैं वो रूस के प्रेफर में रहते हैं, रूस की तरफ रहते हैं। और यही कंडीशन है कि अंदर विद्रोह कराया था रूस ने भी इसमें यूक्रेन के, और उसका जो क्रीमिया नाम का प्रायद्वीपीय जगह था या उसमें आसपास देखोगे उसके पूर्वी एरिया में, उस पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो क्रीमिया है 1951 में तो रूस ने ही इसे यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है, तो उसका ही था। लेकिन उसने कहा था 1991 में जो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसका अपना बनाया था रूस ने, तो वो कहता था भाई तुम मुझसे अलग ना हो। जब यूक्रेन अलग हो गया इसीलिए वो उससे गुस्सा हुआ, और 2014 का युद्ध आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा मैप, इसमें हम एक एक चीज करके और समझते हैं। ये है देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 2 देश खासकर 3 आते हैं, ठीक है, एक है कनाडा, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है बेल्जियम, मैक्सिको, ठीक है। तो 3 देश आते हैं और ये सभी एरिया है उसी के, ठीक है। तो नीचे देखो कि ये अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। उसके बाद ये आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, ठीक है, मिडिल ईस्ट, उसके बाद यूरोप आता है, एशिया है, और ये जो अराल पर्वत है वो है, इंडिया है हमारा नीचे इसलिए शो कर दिया क्योंकि ये जरूरी है, आपको जानना चाहिए इंडिया हमारा कहाँ है, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सभी महाद्वीप है विश्व के साथों। अभी आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार जो हमारे देश में समंदर है या महाद्वीप है वो सब कितने हैं और कैसे हैं। क्योंकि जब हम किसी देश के वर्ल्ड मैप को समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, किसी भी भूगोल के संदर्भ में कुछ पढ़ते हैं, इतिहास के संदर्भ में कुछ पढ़ते हैं कि भारत में आखिरकार यूरोपीय लोग कैसे आए होंगे, ये सभी चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें बिल्कुल जरूरी होना चाहिए कि हमें मैप कितना क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताने वाला हूं जो ये युद्ध हो रहा हो कैसे कैसे होगा। कुल 30 देश हैं, पूरा यूरोप है 27 देश, 2 देश अमेरिका के हैं, उसके बाद में आज उत्तरी अमेरिका के हैं, एक देश यूरेशिया का। यूरेशिया मतलब होता है वह भाग जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच में पड़ता है, ये वाला भाग, ये है यूरेशिया, एक देश इससे है। तो इस प्रकार से नाटो की सैन्य व्यवस्था का देखो तो 30 देश, जैसे कि अमेरिका जैसी महा सुपर पावर नाटो में है, ठीक है।
और रसिया उसके साथ में नहीं है। हमेशा देखते होंगे कि जो पहले से ही चली आ रही है हमारी शीत युद्ध इन दोनों के बीच में, उसमें इन दोनों का अलग अलग भरा है। इसमें है नाटो और उसमें संयुक्त वाला है, ठीक है। तो उसमें भारत के लिए भी पहले कहा गया था कि आप किस पर शामिल होना चाहते हो। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है, समय आने पर बताऊंगा, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत मतलब मैं किसी के भी फेवर में नहीं रहूंगा, हमारे लिए समय के हिसाब से जो अच्छा पड़ेगा हम उसी के साथ रहेंगे। आपने देखा होगा कि भारत के पास S-400 की मिसाइल जो होती है, ठीक है, वो कहां से लिया, रूस से लिया। भारत ने फ्रांस से राफेल लिया, ठीक है। आने वाले समय में, पीछे कुछ समय में हमने देखा कि अमेरिका से भी भारत अपनी खरीदारी करता है, लेकिन जो भारत की 60% मॉनेटरी पावर है वो पूरा पूरा रसिया से आता है। आप देखो अगर युद्ध हो जाता है तो क्या होगा, युद्ध होने पर भारत के ऊपर गंदे प्रभाव पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे, अमेरिका से हमेशा विद्रोह भावना कौन रखता है, रसिया और चाइना, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपके और आपके दुश्मन के बीच में लड़ाई में आता ही नहीं है, लेकिन दूसरा दोस्त आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए रेडी रहता है, तो आप किसके लिए ज्यादा मरोगे, वो जो आपके पीछे लड़ा था। यही चीज कंडीशन होने वाली है कि भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, वो समझता है कि भारत आगे ना आए, ठीक है, भारत उठे ही ना। इस भारत को कम दिखाने के लिए हमेशा चाइना क्या होता है, भारत के ऊपर मानसिक दबाव लाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि भारत एक मतलब कुछ अलग चीज है यार, समझे। उसके बाद में रसिया क्या होता है, हमारा दोस्त है, पहले से आप लोग जानते हो, जो कि अमेरिका से लड़ाई हुई थी 1971 में भी, जो इन पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो इनके कई टैंक आए थे, ठीक है, तो भारत वाले ने तोड़ दिया था। उसके बाद अमेरिका खुद आया था अपन 7वां बेड़ा लेकर, तो रसिया ने 40 बेड़ा भेजा था। कभी इसके बारे में बाकायदे बात करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो चाइना कह रहा है कि अगर युद्ध हो जाता है रसिया वर्सेस यूक्रेन का, तो हम खुल्लम खुल्ला किसके साथ है, रूस के साथ है। अगर रूस के साथ चाइना आ जाता है तो चाइना ये भी कह रहा है कि जैसे ही मैं रूस के साथ आऊंगा मैं तुरंत मारूंगा ताइवान को, ताइवान खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो बात कैसे हो रही है। ताइवान जो है पहले चाइना का ही भाग हुआ करता था, तो चाइना में दो तरह के कार्यकर्ता संगठन, एक जिसमें शी जिनपिंग में है और एक जो पहले वाला था। उसका रीजन ये था जब पहले वाले में सैन्य विद्रोह हो गया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जो बचे हुए लोग थे वो आकर ताइवान में बस गए थे, तो ताइवान को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा भी मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद में कई चीजें इसमें कार्य कर रही हैं। ये सोचता है कि अलग चीजें ना आ पाए, क्योंकि चाइना का जो मैक्सिमम व्यापार है वो ताइवान की वजह से कम पड़ जाता है। जैसे कि आप लोग कोई चिप खरीदते हो, ठीक है, कोई आप मोबाइल की ऐसा सीरीज खरीदते हो, तो उतना ही जितने में चाइना भारत को देता है उससे भी कम रुपए में ताइवान भारत को दे देता है। तो भारत क्या करता है कि मैक्सिमम, ठीक है, कुछ चीजें चाइना से ही आ जाती हैं, उसके बाद में भारत मैक्सिमम चीजें ताइवान से खरीदने लगा है। इसी चीज को वो समझ रहा है कि अगर ताइवान जब तक रहेगा तब तक भारत के लिए हमारा खतरा जो है तो नहीं हो पाएगा, भारत कभी हमसे नहीं डरेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके यहाँ से मेरा हुक्का पानी चल रहा है, मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। यही चीज भारत है कि भारत का जब चाइना से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या तुझे डरे भैया। गलवान में देख रहे होगे वो जो बिहार रेजिमेंट है उन लोगों ने कम 40 लोगों को मार के गिरा दिया, आपने देखा होगा। तो ये कंडीशन हो रही, और ये जब इससे लड़ेगा तो चाइना के फेवर में रसिया आ सकता है, भारत की ये डर है। और जब भारत के लिए डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है तो भारत सोच रहा है कैसे बचे। तो ये चीजें भी देखो देश वाले क्या लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भारत को दिक्कत क्या है कि भारत का अगर सैन्य सप्लाई रूस रोक देता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे चाइना वर्तमान में भी भारत से आगे है, ठीक है, हर चीजों में, जो ईमानदारी बता रहा हूं, ठीक है। तो भारत जब रुक जाएगा, इसके सैन्य इंप्रूवमेंट का बंद हो जाएगी और इसकी होती रहेगी, तो ये क्या करेगा, हमारा जैसे पहले 1962 का युद्ध हुआ था, भारत हारा था, वो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत सोच रहा है कि लड़ाई ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन लड़ाई हो सकता है, ठीक है। इसके 70% चांसेस है कि लड़ाई हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब नाटो में शामिल हो जाएगा, तो 30 देश बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब अभी नहीं शामिल है तब इतना साथ दे रहा है, सोचो जब शामिल हो जाएगा तो कितना साथ देंगे। लेकिन अभी तुम लोग सोचो रूस के बारे में क्या क्या है। रूस के पास इतनी पावर है, इतने पावर है कि रूस कहता है मैं एक तरफ हो जाऊं, ठीक है, और संपूर्ण विश्व तुम एक तरफ हो जाओ, तब भी वो मारेंगे तुमको कि तुम सुधर जाओगे। रूस कह रहा है कि देख भैया, मेरा दो पड़ोसी देशों का एक कंडीशन है, तो हमारा दोनों होने दो। अगर गलती से बाइडेन साहब आप आ जाते हो तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। और ये भी बाइडेन साहब भी कहीं से डर नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन के ऊपर रूस अपना इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर युद्ध करता है, तो युद्ध को भी रूस को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर ये इंटरनेशनल चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा तू में होता ही रहता है, एक दूसरे को दबाव देते हैं, मानसिक दबाव देते हैं, लेकिन मतलब कि फ्लोर पर चीज दिखाई नहीं देती है, मतलब आता नहीं है। अब देखना है कि अमेरिका कितना यूक्रेन का साथ देता है और रसिया कितना करके इसे यूक्रेन के ऊपर दबाव डालता है।
अब आपको जानना है कि वर्तमान में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर कितना क्या क्या किया है। रूस की जो सीमा है वो यूक्रेन से लगती है, ठीक है, जैसे कि ये समझ लो यूक्रेन है, ठीक है, और उसके बाद ये रूस है। तो रूस ने यूक्रेन की सीमा में कम से कम 1.5 लाख मतलब 1,75,000 सैनिक के आसपास सैनिक खड़े कर दिए हैं, पैदल सैनिक, ठीक है। उसके बाद बेलारूस में ये अपना क्या कर रहा है, युद्धाभ्यास तगड़े रूप में कर रहा है। और उसके बाद में आप समझिए बेलारूस जो है, बेलारूस भी इसका पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सागर है, ठीक है, उसके बाद कई चीजें हैं, यहाँ पर उसके जल मार्ग मिल जा रहा है। रूस ने अपने कई बड़ी बड़ी सबमरीन तोप जो है पानी के ऊपर चलने वाले हैं, उन सब पनडुब्बियों को यहाँ पर तैनात कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बेलारूस की तरफ से रख दिया है, अपने एरिया में सैनिकों खड़ा कर दिया 3 ओर से, ठीक है। अब और समझिए कितने ऊपर से, इसके रूस के यूक्रेन के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसके जितने भी सैन्य बेस है उसने भी नजदीक में 340 मील, ठीक है, 340 मील दूर में इसे सबको तैनात कर दिया है। और कह रहा है जैसे ही युद्ध होगा, इतनी तीव्र गति से युद्ध होगा, इतनी द्रुत गति से होगा कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में हम यूक्रेन को तबाह कर देंगे। लेकिन यूक्रेन बहुत छोटा है, यूक्रेन डर जाता है। उससे दिक्कत क्या हो रही है कि यूक्रेन अगर डर जाएगा तो 2014 में जरा मार खाया है, दोबारा फिर मार खाएगा, भविष्य में फिर मार खाएगा। तो इसलिए वो भी सोच रहा है कि मार ही खाना, एक आध बार खाए, काहे बार बार खाए। तो वो क्या कर रहा है कि इस बात तगड़ी महाशक्तियों को पा गया अपने फेवर में। अमेरिका कह रहा है कि आप यूक्रेन से आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है। कनाडा ने अपनी कई सैनिक चीजें यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर दे दी है, यूक्रेन को दे दिया है। अमेरिका ने अपनी कई चीजें दे दिया है, ब्रिटेन ने अपनी कई चीजें यूक्रेन को दे दिया। तो यूक्रेन जो है ना कि भाड़े की चीजें पा रहा है। कई ऐसी स्पेसिफिक चीजें बनी हुई हैं जो कि देश को एक खंड में बांट सकती है, अलग अलग खंड कर सकते हैं। ऐसी ऐसी महाशक्तियों के पास औजार है, मतलब कि वेपन्स हैं, उन सभी वेपन्स को क्या हुआ यूक्रेन में रखा जा रहा है। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि अगर युद्ध हो जाता है तो संपूर्ण हमारा देश कहीं ना कहीं से युद्ध में सम्मिलित होगा, और इसका क्या होगा कि बहुत तरह से इफेक्ट इंडिया पर पड़ेगा। और हो सकता है कि इंडिया को युद्ध करना ही पड़ जाए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत नहीं करना चाहता था युद्ध, लेकिन भारत के ऊपर ब्रिटेन का राज्य था, ठीक है, तो लेकिन इसे कहीं ना कहीं से करना पड़ ही गया था युद्ध, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी डर है क्या होता है। अब इसमें जरूरी ये है कि जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या रिएक्शन होती है इस संदर्भ में, ठीक है। तो रूस ने अपनी कई बड़ी बड़ी चीजों को, बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि उसके सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इन सभी चीजों को उसने यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन से कुछ ही दूरी पर सीमा में उसने रखा है। और यूक्रेन बार बार इस बात को कह रहा है कि हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, रसिया तुम चाहे जितना जोर लगा दो। और रसिया इस बात को कह रहा है कि देख बच्चा, अगर तू सही समय आने पर नहीं सुधरेगा, तुझे मैं केवल 10 मिनट में पूरा पूरा यूक्रेन खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये कंडीशन होने वाला है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ये रसिया और, ठीक है, उसके बाद ये अमेरिका, दोनों के बारे में, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें ईमानदारी के साथ, तो रसिया की जो सैन्य चीजें हैं वो अमेरिका से कहीं ना कहीं कम पड़ती हैं संख्या के मामले में, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रसिया की जितनी भी चीजें होती हैं कई कारगर है, मतलब अमेरिका से ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि एक समय सीरिया पर अमेरिका ने मदारा बम गिराया, ठीक है, मदारा बम, उसने इस ताकत को दिखाया कि हमारे पास सभी बम की जननी है, इतना बड़ा बम है कि सभी बम उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अमेरिका और रसिया में शीत कोल्ड वार होता है, ठीक है, मतलब मानसिक रूप से दोनों युद्ध लड़ते हैं, लेकिन शीत युद्ध का नियम ये होता है कि एक भी गोली अमेरिका की तरफ से रसिया पर नहीं चलेगी और रसिया की तरफ से अमेरिका फिर भी नहीं चलेगी। ये मैप आप लोग एक चीज देख के पता नहीं समझ पाया होगा कि नहीं, कि आपको लगता होगा कि अमेरिका और रसिया बहुत दूर है फिर भी कहीं युद्ध हो रहा है। आपको जानना चाहिए कि रसिया और अमेरिका दोनों पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। बात को समझो, जो हमारा ग्लोब होता है ना, वो ग्लोब हमारा गोल होता है, ठीक है, इस गोल के मुताबिक होता है। लेकिन वर्तमान में किया क्या गया है, हमने क्या किया है, इन सभी को एक चैप्टर वाइज आपको दिखाने के लिए, इस पेज में दर्शाने के लिए, क्योंकि 3D होता है गोला और गोला हम दिखा नहीं सकते, इसलिए इसे क्या किया, गोले के पीछे से फाड़ दिए हैं। जब हम फाड़ देते हैं, ये जब देख रहे हो ना, ये जो नजदीक की देशें होती है ये दूर दूर चली जाती है, ठीक है। ऐसे आपको जानना चाहिए ये अलास्का है जो कि रसिया ने अमेरिका के हाथों बेच दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अलास्का है, ठीक है। अलास्का में अमेरिका का राज है और अमेरिका ने इसे कोई गलती से नहीं लिया था, रसिया से बेचा था इसलिए उसने ले लिया था। कभी बात पड़ेगी तो अलास्का के बारे में बताएंगे, वो काफी ज्यादा हाईटेक है, बहुत चीजें इसमें भरी पड़ी हैं आर्थिक रूप से, ठीक है। तो ये कंडीशन होती जा रही है रसिया की और अमेरिका की, ठीक है। यही बार आप देख सकते हो कई और देश हैं, जैसे कि पूरी यूरोपीय कंट्री में ब्रिटेन आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन इतना पावरफुल देश है कि जिसने एक समय पूरी दुनिया को लगभग गुलाम बना दिया था, अमेरिका तक को गुलाम बनाया था, ठीक है। इस कंडीशन में यह भी साथ देने के लिए तैयार है बिल्कुल यूक्रेन का। अब कंडीशन का हो रहा है कि अभी रसिया विश्व स्तरीय जो मंच है उसमें कह रहा है बार बार कि देख भाई, मेरा 2 लोगों का युद्ध है,
कोई साथ में मत आओ। लेकिन जहां तक ये आसार दिख रहे हैं, क्योंकि सभी देश उसे अपने फेवर लेने के लिए, अमेरिका हमेशा चाहता है कि रसिया को नीचे दिखाया जाए, और इसके लिए वो एक बहुत अच्छा मौका पाया। कहते हैं ना, जब दो घर में फूट डाल दो तो उसमें मजा बहुत अच्छा आता है। भाई भाई फूट डाल दो, सबसे अच्छा दुश्मन, अगर भाई को भाई का ही बना दो तो युद्ध अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो संपूर्ण कमियां और अच्छाइयां दोनों को अच्छी तरह जानता है। तो यही कारण है कि यूक्रेन को एक ऐसा पावर वो मोहरा पाया अमेरिका कि इसे अपना शतरंज का खिलाड़ी समझेगा मोहरा, और इसको ही लड़ाएगा। अब दोनों कैसे बच रहे हैं देखो, ये जो रसिया है ये भी युद्ध कर रहा है, अमेरिका भी युद्ध करेगा, लेकिन पिस कौन रहे हैं? यूक्रेन और बेलारूस। बेलारूस अगर नहीं पिसेगा, क्योंकि वो हमेशा यूएसआर के साथ में रहता है, रूस के साथ में रहता है, तो जितने भी युद्ध होंगे, जितने परमाणु बम भी फट सकता है, कुछ भी होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर बेलारूस और यूक्रेन के ऊपर ही फटेगा। दोनों सेफ रहेंगे, एक भी बम इसके ऊपर नहीं आएगा यूक्रेन की सिवाय, यूक्रेन ही इसको मारेगा। खैर, यूक्रेन को संपूर्ण चीजें कौन देगा? अमेरिका देगा। लेकिन ऐसा हमें लग रहा है आने वाले समय में कि युद्ध अभी रुक सकता है, क्योंकि यह युद्ध जो है विश्व के दो बड़ी महाशक्तियां लड़ने वाली है। दोनों का डर है कि अगर अमेरिका रसिया दोनों लड़ जाते हैं, आपस में दोनों लड़ जाते हैं, उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो शुरुआत चाइना है जो तीसरे नंबर पर है, सपोज करो कि हम कोई क्या करें कि एक दो बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, चाइना उसमें यहां पर है, थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों आपस में लड़ के नाश हो जाएंगे, क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे? इनकी दोनों शक्तियां बहुत कम हो जाएंगी, इतने इतने। तो उस समय क्या होगा? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है, जबकि अमेरिका इस चीज को नहीं चाहता। आने वाले समय में चाइना के ऊपर दबाव डालता है, क्यों? क्योंकि ताइवान को अमेरिका ने पा गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका अपने दादागिरी दिखाता है, जबकि वर्तमान में होना भी चाहिए, एक किसी न किसी को पूरा डोर पकड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन नहीं चाहता, इसीलिए युद्ध रुक सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हम अपने हाथ पैर तोड़ के हम दोनों लड़के इसको हम बड़े आगे हो जाने दें। और भारत भी यही चाहता है कि अगर युद्ध नहीं होगा तो ये दोनों कम नहीं होंगे, ये आगे नहीं जा पाएगा, और यही चीज भारत चाहता है। और जहां तक लगता है ये युद्ध नहीं हो सकता लगभग, लेकिन वर्तमान में जो एक दूसरे गर्मा गर्मी दिख रही है, वो इसी बात को वो संकेत कर रहे हैं कि युद्ध होगा, 70% तक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि युद्ध जो मनोवैज्ञानिक चीज होती है वो रुक सकती है, क्योंकि युद्ध मतलब इतना ही है कि एक दिन बस कोई बैठा रहे, उसके दिमाग में आ जाए युद्ध नहीं करना है, बस इतने में ही युद्ध रुक सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार हमारा जो ये यूक्रेन है, मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, यूरोप के पास में है, ठीक है, यूरोप से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो हमारा रसिया है ये यूराल पर्वत है यहीं पर, और उसके बाद यहीं कहीं हमारा यूरोप है, ठीक है, वो है यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका जो है उसकी सैन्य ताकत, ठीक है, उसके बाद रसिया की सैन्य ताकत, और उसके बाद यूक्रेन की सैन्य ताकत। खैर, यूक्रेन बहुत ही छोटा है, उसके आगे रसिया का कुछ नहीं टिकेगा, लेकिन यूक्रेन जो है वो अमेरिका की पावर पा रहा है, अमेरिका से कई चीजें सप्लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कई चीजें सप्लाई कर दिया, उसके बाद कनाडा जो है कई चीजें सप्लाई कर रहा है इसे। तो इस प्रकार से यहीं पर विश्व में हम देखते हैं कि रसिया अकेले पड़ रहा है। लेकिन हमें देखना है कि अगर रसिया अकेले पड़ जाता है, क्योंकि वो हमारा हमेशा का मित्र रहा है, भारत क्या करता है, और रसिया के साथ केवल एक देश आ रहा है, चाइना। चाइना अकेले कहता है कि टेंशन मत लो, अगर अमेरिका तुम्हारे बीच में आ रहा है, चाइना कह रहा है कि हे रसिया, अगर तेरे विपक्ष में अमेरिका आता है तो हम तेरे लिए खड़े हो जाएंगे। और आप विश्वास मानिए, अगर रसिया और चाइना दोनों एक हो जाते हैं तो अमेरिका जैसे दो देशों को नष्ट कर सकते हैं, इतना पावर है, ठीक है, क्योंकि रसिया भी एरिया में ज्यादा है और एरिया में चाइना भी ज्यादा है, ठीक है, दोनों एरिया में ज्यादा है। अब ये क्या करेगा? अपनी संपूर्ण सेना को अलग अलग जगहों में छिड़का सकता है। आप कितना बम मारोगे, इसका एरिया कम से कम इनसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में खैर ये सब चीजें क्या होती है, समय के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के बारे में जो चीजें हैं, इनके पास कितना पावर है, कितनी मिलिट्री पावर है, इनके पास कितना, ये चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है अमेरिका की रक्षा और ये पावर, तो ये है यूक्रेन की मिलिट्री पावर, यहाँ पर देखते हैं रसिया की मिलिट्री पावर। यहीं पर कहीं पर हम देख सकते हैं कि इंडिया की पावर की भी तुलना कर सकते हैं, जो कि आधा समय में किया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें तो हमारी जो संख्या है यानी गणना है, उसमें से कई चीजें निकल कर आती हैं कि अमेरिका संख्या पर तीनों ज्यादा है, क्या तीनों ज्यादा, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए फिर भी ये ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। ये चीजें देखनी होगी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका अपने 975 अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रसिया में आक्रमण करता है, इसके पास 544 ही है, मतलब अगर सपोज करो कि इतना अधिक मात्रा में 400 प्लस, मतलब इसके दुगने के आसपास कहीं ना कहीं अमेरिका ही अकेला ठहरता है। उसके बाद रसिया यूक्रेन को ही पीछे कर सकता है केवल,
यहाँ पर इससे कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी होगी और यही चीज बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा चीज ये है कि अगर रसिया को अमेरिका पा जाता है अपने फेवर में कि युद्ध करने का मौका पा जाता है, ठीक है, तो ये करेगा कि अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ पर अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका अगर रसिया पर युद्ध करता है तो कोई अदर देश अमेरिका के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। लेकिन उसे यह भी जानना चाहिए कि हम जो चाइना है वो साथ दे सकता है रूस का। अगर वो साथ दे देगा तो कहीं ना कहीं वो इनसे कई गुना आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर रसिया और चाइना दोनों मिल जाते हैं साथ में, तब कहीं ना कहीं जाकर अमेरिका और यूक्रेन दोनों को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बात जानना होगा कि संख्या मायने नहीं रखती युद्ध पर। क्या होता है, संख्या मायने नहीं रखती। देखो कैसे, जैसे जब 1999 का यानी कि भारत और पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो भारत के पास तो एकदम बिल्कुल थोड़े सैनिक थे, लगभग 120 सैनिक थे, और कभी कभी देखने को मिलता है कि 140 भी सैनिक थे। ठीक है, लेकिन सही मायने में 120 सैनिक थे, और उन्होंने रसिया यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी लगभग 1400 के आसपास सेना आई थी मारने के लिए। लेकिन आप लोग सोचो कि मात्र कहते हैं ना कि यहाँ पर सिख रेजिमेंट है उसमें कार्य कर रही थी, उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं। मतलब भारत वाले जो होते हैं वो 1.25 लाख के नीचे बात ही नहीं करते, तो सुबह 1-2 का क्या मतलब निकलता है यार। तो उन्होंने क्या किया था, केवल 120 भारत के वीर सपूतों ने 14,000 सॉरी एक चीज गलती कर दिया, लगभग इनके 14,000 सैनिक आए थे। सोचो कितनी अधिक मात्रा में ये कुत्ते लोग भारत पर आए थे। लेकिन गर्व करो हमारे उस भारत के वीर सपूतों पर जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए इन पाकिस्तानी भेड़ियों को वो मार मारा था। विश्वास मानिए वो मार मारा था कि अगर आप चले जाओगे अभी भारत के म्यूजियम में तो इन्होंने तोप छोड़ छोड़ कर भाग गए थे कि भैया मुझे माफ करो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने इतने तोप लेकर आए थे कि भारत के पास केवल एक तोप था, ठीक है, एक तोप था और लगभग 1 या 2 ग्रेनाइट लॉन्चर थे। तो भारत के 120 शेरों ने 120 शेर मतलब कई तरह के लोग थे उसमें, लेकिन एक जो रेजिमेंट बनता है जैसे गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, यूपी रेजिमेंट, ठीक है, सिख रेजिमेंट, अलग अलग तरह से इनकी कैटेगरी होती है। इसमें मैक्सिमम संख्या सिखों की थी और ऐसा मार हुआ था कि केवल 120 लोगों ने इनके कई तोप लेकर आए थे, लगभग 900 के आसपास तोप लेकर आए थे, इतना तबाह कर दिया था। और उसी समय हामिद, आपने नाम सुना होगा, तो उसमें एक उनका नाम मैं बहुत क्लियर नहीं हो, अब्दुल हामिद, बिल्कुल ठीक है नाम, अब्दुल हामिद, ठीक है, आपने उनका नाम सुना होगा। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को एक बहुत ही डेवलप वो मिला था तोप। उसकी खासियत क्या थी कि कोई भी बंदा कितना भी प्रहार कर दे इस टैंक के ऊपर, वो इस टैंक को भेद नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता है, वो इस टैंक को नहीं भेज सकता है। लेकिन फिर ये जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, देखो एक बहुत जरूरी चीज हम लोग एंटरनेशनल में क्या होता है, अगर कोई देश काफी अच्छे व्हीकल का निर्माण करता है वेपन का, तो दूसरे देश उसकी कमियां जरूर खोजते हैं कि कल अगर इससे इसका प्रहार होता है हमारे देश पर तो हम इसके तोड़ क्या रखेंगे। इसकी जितनी भी प्लेटिनम प्लेटें होती हैं ऊपर ऊपर लगी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो नीचे चेचिस होती है वो थोड़ा कमजोर परत की हुई थी। और ये चीज कहा हुआ है कि उन्होंने सेना को पहले ही बता दिया, यही कारण है। आपको याद रखना चाहिए कि भारत के एक शेर वीर अब्दुल हामिद ने कम से कम इनके 9 से 12 तोपों को केवल अकेले एक सैनिक जाकर तहस नहस कर दिया था, केवल एक आदमी ने। तो मायने संख्या नहीं रखता, क्योंकि अगर देश के अंदर जो जुनून होता है ना, अंदर शेर भरे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं। कंडीशन है कि जब हम एक लोग 1 लाख से लड़ रहे हैं तो भैया भाई तुम 14,000 हो, ठीक है, ठीक है, भारत की एनर्जी ये है। खैर ये सब अलग चीजें हैं, तो हमें ये जरूर जानना चाहिए कि जितनी संख्याएं हैं ये मायने नहीं रखती। जरूरी ये है कि इनके जो सैनिक हैं वो कितने प्रशिक्षित हैं, और प्रशिक्षित का मायना ये मायने ज्यादा रखता है कि उन्होंने आने वाले समय में कितना ज्यादा युद्धाभ्यास किया है। क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई अगर आदमी रोज रोज प्रैक्टिस करता है, रोज रोज वही कार्य करता है, वो निपुण हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो देश प्रैक्टिस नहीं करता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, समय के साथ। इसीलिए अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और हमारे फ्रांस हो गया, ये सब चाइना हो गया, बड़े बड़े जो देश है अपने मिलिट्री पावर को सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, वो सब करते क्या है कि समय समय पर युद्धाभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, न वो कहीं हमेशा, क्योंकि अपने वो लोग मिलिट्री पावर काफी ज्यादा एडवांस रखते हैं। तो खैर दोनों मिलिट्री पावर काफी ज्यादा एडवांस है, दोनों के पास अच्छी अच्छी किस्म की राइफलें हैं, अच्छी अच्छी किस्म की वो तोप यूज करते हैं। यहाँ तक कि अब आप सोच सकते हो कि दुनिया परमाणु बम का ही मार देखा जो कि इतना खतरनाक है, अब अगला मार हाइड्रोजन बम तक जा सकता है।
हाइड्रोजन बम ऐसा चीज होता है जो एक देश को मार दो, आसपास के भी कई देशों का मतलब खत्म हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमें इन संख्याओं पर ध्यान नहीं देना है खैर, लेकिन जानते रहिए कौन कितना पावर है। ये तो बेचारा बिल्कुल बच्चा है इसके सामने, जैसे एक खली के सामने किसी एक सामान्य पब्लिक को लड़ा दो, वो सब कंडीशन है इसकी। अगर ये साथ नहीं देते हैं तो इनकी औकात नहीं है। अगर ये मैच के बीच में आते हैं युद्ध के, तो हमारा ये जो चाइना है ये ससुरा भारत को पीछे ढकेलने के लिए रसिया का साथ देगा, फिर रसिया मतलब ऐसा कंडीशन ही बन जाएगा कि अब भारत का साथ थोड़ा कम दे सकता है। ठीक है, यही चीज हमें जानना है और यही चीजें आपको आने वाले समय में बिल्कुल मैप के थ्रू जैसे पढ़ना चाहिए। आपके लिए इतिहास भी जरूरी है, भूगोल भी जरूरी है, यहाँ तक कि अगर आप राज्य व्यवस्था भी पढ़ते हो तो अलग अलग देशों को डिकोड करना पड़ेगा आपको, कहां से हमारा क्या क्या लिया गया संविधान में, कौन सा देश कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस इस सब एग्जाम में पढ़ाई होती मतलब उसकी पूछी जाती है, वो हमें मैप के थ्रू ज्यादा जरूरी होता है। यदि ईश्वर ने चाहा आने वाले समय में हम आपको मैप के थ्रू एवरीथिंग पढ़ाएंगे। वर्तमान में हम आपको बिल्कुल इतिहास शुरू 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो चैनल में जाकर के। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक समय समय के साथ आपके लिए मैं लाता रहूंगा और ईश्वर करे आप लोग दुआएं करिए कि युद्ध ना हो, इंडिया के लिए फेवर में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करके चैनल को, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इच्छा हो शेयर कर दीजिए, आपको कुछ ज्यादा नहीं, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।